प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी की किताबों कक्षा 7 के लिए इतिहास की पाठ पुस्तक हमारी 3-2 के अध्याय 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले पैराग्राफ से। तो देखिए हमारा पहला पैराग्राफ है, लोगों का वर्णन करने का सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति जो भाषा बोलता है उसके हिसाब से उसके अनुसार हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ का कौन सी भाषा बोल रहा है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देखिए, जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ यह होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। ठीक है, इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है। अब देखिए अस्मिता का मतलब क्या होता है। अस्मिता का मतलब तो वैसे होता है अहम या अहंकार, लेकिन यहाँ पे अस्मिता का मतलब किसी चीज के अस्तित्व से। किसके? किसी चीज के अस्तित्व से। किन चीजों के अस्तित्व से? भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला के अस्तित्व से। ठीक है, तो कभी कभी हम यह मान लेते हैं कि ये जो चीज़ें हैं हमारे सामने, आपका तमिल है, उड़िया है, ठीक है, ये जो है युग युगांतरों से चली आ रही हैं। जो नृत्य हैं आपके कथक, कथकली, इन सभी के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे तो हम क्या मान लेते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत पहले से चलती आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए हम आगे बढ़ते हैं। किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं वे समय के साथ साथ बदली हैं, और सच तो यह है कि आज भी बदल रही हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया। अब देखिए, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि अलग अलग देशों से, ठीक है, लोग आते थे यहाँ व्यापार करने और अपने साथ वे फिर वहाँ की संस्कृति को भी लेके आते थे। फिर यहाँ के लोग, इन सब का आदान प्रदान हुआ और इस तरह से नई संस्कृति का जन्म हुआ। ऐसे संस्कृतियाँ बनती हैं और आज भी बनती आ रही हैं। ठीक है, ये आज भी बदल रही हैं। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। अब देखिए कोई विशेष क्षेत्र है जहाँ पे वही परंपरा है, लेकिन कुछ परंपराएं हैं जो है लंबी जगहों पर फैली हुई हैं, बहुत बड़े क्षेत्र में। ठीक है, परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया। अब देखिए कुछ परंपराएं ऐसी है जो अपने एक खास इलाके से तो बिलोंग करती है, वहाँ से निकली भी हैं, तो वो केवल अपने क्षेत्र में सीमित न होकर और आगे भी उनका विस्तार हुआ है। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? आपके लिए क्वेश्चन है, पता लगाएं कि पिछले 10 सालों में कितने नए राज्य बनाए गए हैं। क्या इनमें से प्रत्येक राज्य एक अलग क्षेत्र है? तो देखिए पिछले 10 सालों में बनने वाले नए राज्य हैं आपके झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल। उत्तरांचल कौन? आपका उत्तराखंड। ये राज्य भौगोलिक दृष्टि से जिन राज्यों से अलग हुए हैं उससे भिन्न थे, इसलिए जब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार राज्य के भौगोलिक विवरण का अध्ययन किया जाता था तो इन राज्यों को अलग भौगोलिक क्षेत्रों के रूप में अध्ययन किया जाता था। किन राज्यों को? जो आपके पिछले 10 सालों में बने। कौन कौन से? झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल। पहले ये जिनमें आते थे उनसे वे अलग थे भौगोलिक रूप से, इस वजह से इनका नया बना। आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पैराग्राफ पर। तो देखिए हमारा अगला पैराग्राफ है, चेर और मलयालम भाषा का विकास। तो देखिए हमने पिछले अध्यायों में भी चेरों के बारे में पढ़ रखा है। चोल, चेर तथा पांड्य ये 3 शासक थे। इनको क्या कहा जाता था? मूवेंदार। मूवेंदार का मतलब क्या होता है? मुखिया। अब देखिए वहाँ हुआ मलयालम भाषा का विकास आपके चेर राज्य में। देखिए कैसे, कहाँ हुआ, आइए हम पढ़ते हैं। तो भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से हम अपना विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिए अंतर संबंध कैसे, आपका भाषा है और कहाँ बोली जा रही भाषा, कौन से क्षेत्र में बोली जा रही है, उसके बारे में। तो देखिए इधर इस पैराग्राफ में हमारी भाषा मलयालम और क्षेत्र है आपका चेर राज्य। अब देखिए कहाँ है चेर राज्य? तो महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में। अब देखिए इससे समझ में नहीं आ रहा प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, तो आज का केरल आपको पता है कहाँ है? तो प्रायद्वीप का दक्षिण पश्चिमी आप समझ सकते हैं। दक्षिण भारत का दक्षिण आपका यहाँ नीचे आ गए हम दक्षिण में, दक्षिण के पश्चिम दिशा में, तो आपका ये दक्षिण है। ठीक है, दक्षिण की पश्चिम दिशा इधर, तो यहाँ आपका केरल है। तो केरल की बात हो रही है। ठीक है, तो केरल में आपके केरल के महोदयपुरम का चेर राज्य है। ठीक है, अब भाषा मलयालम भाषा के बारे में बात करेंगे। तो देखिए आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है आपका चेर राज्य। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। अब ये चेर राज्य स्थापित कब किया गया? 9वीं शताब्दी में। हमने अध्याय 2 में भी, इसी कक्षा के अध्याय 2 में भी हमने इन शासकों के बारे में पढ़ा है। अब देखिए संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके
इलाके में बोली जाती थी। अब हमें पता कैसे चला कि यहाँ मलयालम भाषा ही बोली जाती थी? तो देखिए, हमें ऐसे पता चला कि शासकों ने मलयालम भाषा में एवं लिपि में, ठीक है, मलयालम भाषा और मलयालम लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया है। अब ये अभिलेख क्या होते हैं? तो आपको पता है, अभिलेख जिन्हें कठोर सतह पर उत्कीर्णित करके लिखा जाता है या खोद कर लिखा जाता है। उत्कीर्णित का मतलब होता है खोद कर, ठीक है। तो हमें इन अभिलेखों के माध्यम से पता चला कि आपके इस चेर राज्य में, जो कि केरल में है, उधर मलयालम भाषा का उपयोग किया जाता था। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। याद रखिएगा, सबसे पहले सरकारी अभिलेख में, है ना, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग सबसे पहले उदाहरण है मलयालम भाषा में, ठीक है। सरकारी काम हो रहा है तो उधर सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा जो प्रयोग हुई थी 9वीं शताब्दी के आसपास की बात है, तो कौन सी थी? वे आपकी मलयालम भाषा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये आपका एक अभिलेख है। कैसा अभिलेख है? मलयालम में रचित है, ये मलयालम भाषा में लिखा हुआ है और आरंभिक केरल का एक अभिलेख है। यही अभिलेख है जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि मलयालम भाषा में शासकों ने अभिलेख लिखवाए हैं और चेर राज्य में आपकी मलयालम भाषा का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए हमारा आगे क्या कह रहा है कि साथ ही साथ में चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। अब देखिए उन्होंने संस्कृत की परंपराओं से क्या ग्रहण किया, आगे बढ़ते हैं। तो केरल का मंदिर रंगमंच, रंगमंच आप जानते हैं जहां हम परफॉर्मेंस देते हैं अपनी, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था, ठीक है। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। अब देखिए, याद रखिएगा कि संस्कृत का भी इनकी कृतियों में बहुत उपयोग किया गया है और जो राज्य था तो एक ही शताब्दी में तो खत्म नहीं हो गया। याद रखिएगा 9वीं शताब्दी में स्थापित हुई थी, फिर संस्कृत की जो कृतियां हैं वो हमें 12वीं शताब्दी में मिल रही हैं, ठीक है। ये देखिए, जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। मतलब कि संस्कृत भाषा का उसमें काफ़ी प्रयोग किया गया है, उसे दर्शाने समझाने के लिए उसमें जो लिखा गया है, जिस भाषा का प्रयोग है। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, याद रखिएगा, अब 12वीं से हम आ गए हैं 14वीं शताब्दी में, ठीक है। 14वीं शताब्दी का कौन सा ग्रंथ है? लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है। याद रखिएगा, ये जो लीला तिलकम है व्याकरण और काव्य शास्त्र के विषय में है और कौन सी शैली में लिखा गया है? मणि प्रवालम शैली में। याद रखिएगा, मणि प्रवालम शैली। अब इस शैली में होता क्या है? तो मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, ठीक है। अब मूंगा क्या होता है? तो आपको पता है, हीरा तो आप जानते हैं, नॉर्मल बात है, डायमंड। अब मूंगा होता है जो अंगूठी पहनते ना, अंगूठी में कहते हैं तरह तरह की रत्नों की अंगूठी पहनते हैं, तो आपका ये जो मूंगा है एक रत्न है और इसे अंगूठी में भी पहना जाता है। इससे काफ़ी सारी चीज़ें आप जानते हैं अंगूठी पहनने से, कि ये वाला रत्न पहन लो तो ये होगा, ये वाला रत्न पहन लो तो ये होगा। ये सारे सब चोचले जो रहते हैं ज्योतिषों के, वही इस मूंगा में है, ठीक है। तो मूंगा भी पहना जाता है। अब देखिए, यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है आपका मणि प्रवालम, ठीक है। प्रवालम संस्कृत से रिलेटेड समझ में आ रहा है, मणि आपका वहीं की भाषा से रिलेटेड समझ में आ रहा है। तो संस्कृत की ये कृतियाँ काफ़ी ऋणी हैं, आप याद रखिएगा। एक आपकी याद रखिएगा 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ कब की हैं? 12वीं शताब्दी की कृति का यहाँ पे नाम नहीं है, ठीक है। और याद रखिएगा संस्कृत की ऋणी है। और एक और रोचक बात है कि 14वीं शताब्दी में, 12वीं से 14वीं शताब्दी में आइए तो एक ग्रंथ है लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र के विषयक है और मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। ये बात आप याद रखिएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पैराग्राफ पर। अब देखिए हमारा अगला पैराग्राफ है शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। तो देखिए, जगन्नाथ और पुरी के बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा। आइए अब हम इसकी पूरी जानकारी पढ़ लेते हैं। तो अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई हैं। वहाँ की जो संस्कृतियां किसी विशेष स्थान की, तो वे वहाँ की धार्मिक परंपराओं से ही विकसित हुई हैं। कैसे? तो इस प्रक्रिया का एक उदाहरण है, सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? पुरी। उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का मतलब क्या होता है? तो जगन्नाथ का मतलब होता है दुनिया का मालिक भगवान विष्णु, ठीक है। तो आपका ये जो जगन्नाथ है भगवान विष्णु का पर्याय है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, पिछले अध्याय में जैसा कि हमने पढ़ा था, आपके 3 प्रमुख भगवान हैं। कौन कौन से? शिव, विष्णु तथा माता दुर्गा, ठीक है। तो इनका जब प्रचार हो रहा था तो कुछ लोग क्या थे, अन्य जगहों जब इनका विस्तार प्रचार हुआ तो जो दूसरी जगह के लोग थे वे अपने एक स्थानीय देवता को मानते थे, ठीक है। तो जब इनका प्रचार इनके पास हुआ तो ये जो 3 प्रमुख देवता हैं, इन्हीं में से किसी एक देवता को वे अपना इसका पर्याय बना लेते थे, ठीक है। वही उदाहरण आपके सामने यहाँ है कि एक स्थानीय देवता थे आपके जगन्नाथ, ठीक है।
उन्हें भगवान विष्णु के समतुल्य मान लिया गया। ठीक है, आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है। अब काष्ठ प्रतिमा माने लकड़ी की प्रतिमा बनाई जाती है। अब इससे हमें पता क्या चलता है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब देखिए आपके सामने यह चित्र है, ये कौन कौन से हैं, तो आपके ये सुभद्रा होंगी, ये भगवान जगन्नाथ, और ये कौन है ये देखिए चित्र में पढ़ लेते हैं, बालभद्र हैं। ठीक है, बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां हैं। ये देखिए, ये आपके बालभद्र हैं, ये सुभद्रा और ये भगवान जगन्नाथ। ठीक है, अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है जो हम नहीं पढ़ पाए पिछले अध्याय में, पिछले पैराग्राफ में। क्या है क्वेश्चन आपका, कि पता लगाएं कि आपके घर में आप जो भाषा या भाषाएं बोलते हैं उसका लेखन सर्वप्रथम कब प्रयोग होगा। मतलब कि हम जो भाषा घर में बोल रहे हैं उसका लेखन में सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग कब हुआ होगा। तो देखिए हम घर में क्या बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं, तो इस भाषा का लेखन के रूप में प्रयोग 12वीं सदी में हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था, 12वीं सदी में। बहुत मोटी चीज़ है। तो हमारी हिंदी का लेखन के रूप में प्रयोग हुआ था 12वीं सदी में। अब इस भाषा में हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है, तो आप याद रखिएगा हिंदी भाषा में सबसे पहला ग्रंथ है आपका पृथ्वीराज रासो, जो आपने बिल्कुल 100% श्योर पहले भी सुन रखा होगा। पहला ग्रंथ है 12वीं सदी में पृथ्वीराज रासो, और इसके लेखक कौन है, चंद्रबरदाई। याद रखिएगा कौन है, चंद्रबरदाई। आपने बचपन से ये पढ़ा होगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए हमारा अगला पैराग्राफ है कि 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। अब आपको पता है कि शासक जो होते थे मंदिर बनवाने से उनका प्रभाव जो है और बढ़ जाता था उस क्षेत्र में। ठीक है, इसीलिए 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा थे अनंत वर्मन। ठीक है, तो इन्होंने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निर्णय ले लिया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया। प्रतिनियुक्त घोषित कर दिया मतलब डेपुटेट कर दिया। डेपुटेट कर दिया मतलब प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर दिया। जैसा कि आपने पढ़ा कि 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त कर दिया, यानी जगन्नाथ के स्थान पर, ठीक है, प्रतिनिधि के रूप में ये नियुक्त हो गए। मतलब इष्ट तो हैं जगन्नाथ, लेकिन उनका कार्यभार इन्हें आ गया। ऐसा मतलब अपना प्रभाव दिखाने के लिए जनता में वे ऐसा अक्सर करते थे, मंदिर का निर्माण करवाते थे और खुद को उनका क्या मनाते थे कि अनुयायी हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उन्होंने हमें यहाँ शासन करने के लिए भेजा। ऐसा करके वे अपने शासन को और मजबूत करते थे। अब देखिए ज्यों-ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। किसकी? इस मंदिर की सत्ता। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, ठीक है, जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, किन्होंने जीता? मुगल जीते, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। क्यों प्रयास किया? क्योंकि ये लोग यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। अब देखिए हम अपना इष्ट, हमारा कर्ता धर्ता, हम हमारे जो मंदिर में इष्ट हैं उन्हें मारते हैं, उन्हें मानते हैं, तो उस मंदिर पर ही कोई कब्जा कर लेगा तो हम ऐसा महसूस किया जाता था कि अगर उस मंदिर पर उन्होंने कब्जा कर लिया तो स्थानीय जनता जो है वो भी आक्रमण करने वालों के या फिर मंदिर जिसके नियंत्रण में है, हम जनता उसके शासन को स्वीकार कर लेगी। ये देख लीजिए आपके सामने, ये रहा आपका जगन्नाथ मंदिर का, पुरी का मंदिर, ठीक है, ये रहा आपका। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पैराग्राफ पर, राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। तो अब देखिए हम पढ़ने वाले हैं राजपूतों के बारे में। तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। मतलब ऐसा समझा जा सकता है कि जहां राजस्थान है वहां राजपूत लोग ही रहते थे, ऐसा वे समझते थे। इस बात से यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था, कौन सा प्रदेश? राजस्थान, जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। मतलब ये पूर्णतः सत्य नहीं है कि वहाँ केवल राजपूत ही हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। मतलब राजपूत जो है केवल राजस्थान में नहीं, अन्य जगहों पर भी राजपूत रहते थे। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। अब देखिए आप यहाँ पे समझिए, आपका ये है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में अधिकतर लोग कौन रहते हैं? राजपूत घराने के लोग रहते हैं, ठीक है। और अन्य जगहों पर भी राजपूत रहते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल राजस्थान तक ही सीमित है राजपूत, ऐसा नहीं है। भारत के अन्य जगहों पर भी राजपूत रहते हैं। उसी प्रकार राजस्थान में केवल राजपूत ही नहीं, उसके अलावा भी अन्य अनेक समूह रहते हैं और आज भी थे
जो वहाँ पे रहते हैं। मतलब कि अधिकतर हैं, ज़्यादा हैं राजपूत, लेकिन पूरा ये नहीं कह सकते वही भरे हैं, ऐसा नहीं है। अब देखिए एक बात आप याद रखिएगा कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। अब लोग जहाँ रहेंगे, शासक जहाँ रहते हैं, वे कई नई नई चीज़ों का निर्माण करवाते हैं, इस वजह से संस्कृतियाँ बनती हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या है ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई हैं। देखिए अभिलाषा मतलब इच्छा, घनिष्ठता मतलब बिल्कुल निकट से, समीप से। तो ये जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, अब विकसित परंपराएं कैसे विकसित होगी? शासकों के चाहने से, ठीक है। वो जो भी काम करते हैं वे परंपराएं बनाते हैं, ये सब कुछ आदर्श स्थापित करते हैं, मंदिरों का निर्माण करवाते हैं, ठीक है। इन सभी से लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा है। पृथ्वीराज अध्याय 2 में हमने इनके बारे में पढ़ा। तो एक ऐसा ही शासक था, ठीक है। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्षर मृत्यु का वर्ण किया है, मगर पीठ नहीं दिखाई। अब देखिए इधर क्या मतलब है, आप याद रखिएगा। 19वीं शताब्दी के जो राजपूत थे वे पुराने शासकों का, ठीक है, जैसे कि आपके एक हैं पृथ्वीराज, ठीक है। तो इनका जब शासन था उस समय आपके 9वीं शताब्दी में, 8वीं 9वीं शताब्दी के शुरुआत में, तो ऐसे ही जो शासक थे जिन्होंने लड़ाई बहादुरी से लड़ा और मृत्यु का वर्ण किया, ये नहीं कि उनके जाके फिर हारने लगे तो घुटने टेकने लगे, नहीं, उन्होंने पीठ नहीं दिखाई, बल्कि खुद को मार लेना सही समझा, लेकिन उनके हाथ नहीं आए कि वे हमारे साथ कैसा सुलूक करेंगे, अपमान सहना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे वो, ठीक है। तो ऐसे लोगों की उन्होंने मूर्तियां बनवा कर रखी थी, और ये आपकी चित्र मूर्ति आप जो भी समझें, ठीक है। तो हृदय में उन्हें सजोए रखते थे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये हैं आपके बीकानेर के राजकुमार राज सिंह। कौन है? बीकानेर के राजकुमार राज सिंह। आइए पढ़ते हैं आगे। बीकानेर आपका कहाँ है? राजस्थान में। तो इनकी कहानियाँ हैं, किन की कहानियाँ? आपकी इन्हीं की है, राजपूत सूरवीरों की कहानियाँ, ठीक है, काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित हैं। अब देखिए ऐसे जो राजपूत थे जिन्होंने पीठ नहीं दिखाई, लड़ा, तो इनकी कहानियाँ काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। अब याद रखिएगा इनकी कहानियाँ, गीत जिस सुरक्षित तो हैं, गाय कैसे जाती हैं? विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों के द्वारा गाई जाती हैं। एमसीक्यू सॉल्व करते समय ये पूछा जाएगा आपसे। ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। अब देखिए इनकी गाथाओं को रखने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए हम जब कोई भी काम करते हैं तो हम एक प्रेरणा चाहते हैं किसी से, कि कोई हमें प्रेरणा दे, ठीक है। तो ये जो पुराने सूरवीर थे उनकी काव्य गीत रचनाएं जो थी, उनकी कहानियाँ हमें आने वाले अन्य शासकों को क्या करती थी? प्रेरणा देती थी आगे बढ़ने के लिए। अब देखिए इन कहानियों से आकर्षित होते थे उस समय के शासक, है ना, साधारण जन भी, और वो तो आकर्षित होते थे जिन्हें शासन करना है। तो जो साधारण जन होते थे, लोग, जो जनता होती है, वे भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। अब संवेग क्या होता है? तो आपको पता है, जो हमारे अंदर उत्तेजना ला देते हैं ऐसे भाव। कौन कौन से भाव? मित्रता का, प्रेम का, शौर्य का, पराक्रम का और क्रोध का, है ना। ये प्रबल संवेग है जिनके नाम सुनने से ही हमारे अंदर अलग सी हलचल, खलबली सी मच जाती है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गई शासकों की बात। अब देखिए स्त्रियों को पूछ रहा है, क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? जी हाँ, प्राप्त था। कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान है, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। मतलब जो स्त्रियां थी, जीने में भी उनके साथ, मरने में भी उनके साथ। अब देखिए मरने में कैसे साथ? तो सती प्रथा। सती प्रथा के बारे में आपने नहीं सुना होगा तो आज सुन लीजिए। सती प्रथा में यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की, ये क्या करती थी, विधवा जब हो जाती थी तो अपने मृतक पतियों की चिता में, अब देखिए पति की डेथ तो हो गई तो उनकी चिता जब लाई जाती थी जब, तो उसी पर जिंदा जल जाती थी खुद। तो चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग सूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। ये स्त्रियां थी इतना बलिदान करती थी, जो कि विधवा हो जाने के पश्चात अपने पति की ही चिता में स्वयं भी चल जाती थी। अब देखिए ये मानचित्र है, इस मानचित्र में उन जगहों को हाईलाइट किया गया है जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने राजस्थान के राजपूतों के बारे में पढ़ा, उससे पहले हमने उड़ीसा और जगन्नाथपुरी इनके बारे में पढ़ा, ठीक है। जगन्नाथ आपके स्थानीय देवता थे जिन्हें भगवान विष्णु के समतुल्य मान लिया गया।
फिर उससे पहले हमने चेर और मलयालम भाषा के बारे में पढ़ा, जो कि केरल में आपके चेर राज्य स्थित है। अभी हमें पढ़ने के लिए बचा है हिमाचल प्रदेश के बारे में, ठीक है, पश्चिम बंगाल के बारे में, हम बंगाल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश में, यहाँ बंगाल में क्या, दो चाला चौचाला, दो चाला मतलब दो छत, चौचाला मतलब चार छत, इनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में, और अभी आपको पता है उड़ीसा, राजस्थान और यहाँ केरल के बारे में हमने पढ़ ही लिया है। आइए अब हम चलते हैं हमारे अगले पैराग्राफ पर। तो देखिए हमारा अगला पैराग्राफ है क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। अब देखिए क्षेत्रीय सीमांतों से क्या तात्पर्य है, तो आपका देखिए जैसे हमारा भारत का ये क्षेत्र है, ठीक है, सीमांत मतलब सीमा कांत, यानी भारत की सीमा का जहाँ अंत हो रहा है, ठीक है, यहाँ से राजस्थान के बाद आपका फिर पाकिस्तान लग रहा है उधर, जो भी ऐसे अलग, यही होता है आपका सीमा का अंत। जैसे हमारा भारतीय प्रायद्वीप है, उपमहाद्वीप है, इसका जहाँ पे से अंत हो रहा है। तो क्षेत्रीय सीमांतों से परे, अभी हम राजस्थान की बात कर रहे थे, इसलिए उससे दूर कथक नृत्य की कहानी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें, ठीक है ना। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने शूरवीरताओं के परंपराओं, है ना, और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है शूरवीरता की परंपरा, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा। अब इससे हट के थोड़ा हम कथक नृत्य के बारे में पढ़ते हैं, इसके इतिहास को देखते हैं। तो ये कथक नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है, ठीक है। उत्तर भारत आपको पता है, ऊपर आपका उत्तर भारत। तो कथक शब्द का मतलब क्या होता है, तो कथक शब्द कथा शब्द से निकला है। कथा का मतलब क्या होता है, तो आपको पता है घर में कथा सुनी जाती है, तो जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथा सुनते हैं तो एक कहानी ही सुनाई जाती है उसमें, तो ठीक है। तो कथक जो आपको निकला कथा से ही निकला है। अब इसमें कथा ही सुनाई जाती है, देखिए कैसे। आइए हम पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। अब एक चीज़ तो ये याद रखिएगा, ये जो कथक है, ये नृत्य तो बना बाद में, जो भी बना, उससे पहले कथक एक जाति थी, ठीक है, जो कि मंदिरों में क्या करते थे, मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाते थे, ठीक है। उनकी एक जाति का नाम है आपका कथक। आपको ये शायद ना मालूम रहा हो, तो कथक एक जाति का नाम था पहले, कथक नृत्य बनने से पहले, जो मंदिरों में कहानी सुनाता था। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। अब वे कहानी सुनाते थे तो कुछ अपना बॉडी एक्शन भी देते थे, ठीक है, वही धीरे धीरे आपका कथक नृत्य बना। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान यानी कहानियों में लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। आपके शहर या आपके गांव में भी कई बार रासलीला का आयोजन किया गया होगा। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। अब आपको समझ में आ गया ना। याद रखिएगा दो बातें, कथक एक जाति का नाम था, फिर और ये जाति जो थी, कथक नाम की जाति के लोग क्या करते थे, तो वे मंदिरों में क्या करते थे, कथा यानी कहानी सुनाते थे, ठीक है। और कहानी सुनाते सुनाते वे अपने शरीर का हाव भाव दिया करते थे, ठीक है। उसी हाव भाव धीरे धीरे वो क्या हो गई, एक नृत्य शैली में बन गई। और ये राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यानों में भी ये प्रमुख रूप से ये लोक नाट्य दिखाया गया, ठीक है, लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। और इसे राधा कृष्ण के लोक नाट्य को रासलीला कहा जाता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। आइए तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं, तो कथक का आगे कैसे विकास हुआ। और तो मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। अब देखिए अभिजातों का मतलब क्या होता है, तो हमने अध्याय 3 में अध्याय 4 में मुगल शासकों के बारे में पढ़ा था, तो हमने अभिजात के बारे में विशेष रूप से पढ़ा। तो अभिजात की जो इज्जत होती है कैसे की जाती है, जातों की संख्या पर अभिजात की इज्जत निर्भर करती है। मतलब जितने ज़्यादा लोगों पर इसका शासन होता है उतना बड़ा वो कहलाता है। जैसे हम आज भी है, जितने बड़े क्षेत्र में किसी व्यक्ति का शासन है उसे हम उतना ही शक्तिशाली और योग्य मानते हैं। उसी तरह ये अभिजातों की इज्जत होती थी उस समय राज दरबार में, इनका ऐसे बनता था क्रम। अब देखिए मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। कौन सा, आपका कथक नृत्य। अब देखिए इसका पूर्ण रूप से विकास कब हुआ, आपके मुगल बादशाहों और अभिजातों के शासनकाल के समय में, ठीक है। ये राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए, जो आज हम देखते हैं। वर्तमान अभिलक्षण का मतलब जो आज बिल्कुल स्टैंडर्ड है ना, वो वहाँ अर्जित किया। अब कथा सुना रहे हैं मंदिर में, भी अपने हिसाब से कर लिया, लेकिन जब राज दरबारों में शासकों के सामने जब वे सुनाते थे तो एक उन्होंने क्राइटेरिया बनाया कि इससे आप समझते हैं कोई भी चीज़ करने के लिए निश्चित होता है कि इससे आगे नहीं करना है, ये चीज़ करके दिखाना है, हाव भाव एकदम बिल्कुल सारी चीज़ें सुनिश्चित की गई। तो ये जो वर्तमान अभिलक्षण है ये ऐसे ही आए, ठीक है, जब इन्होंने राज दरबारों में अपनी परफॉर्मेंस दी होगी।
अब देखिए आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला। ठीक है, कौन से घरानों में? दो प्रमुख घराने थे, राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ के राज दरबारों में। याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यू में कि कौन सी दो परंपराओं, कौन से दो घरानों में या परंपराओं में, परंपराओं अर्थात घरानों में कथक नृत्य का पूर्ण रूप से फला फूला। ठीक है, तो वो तो अलग बात है, मुगल शासकों के दरबार में जो हुआ है ना, वर्तमान अभिलक्षण उसने प्राप्त किया कथक नृत्य ने। लेकिन फला फूला कहाँ? तो आपके राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ के राज दरबारों में। अब देखिए, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। अब ये मोटी बात भी याद रखिएगा कि अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। ठीक है, इनके संरक्षण में यह प्रमुख कला के रूप में उभरा था। जैसा कि हमने मैप में देखा, तो ये देखिए अवध का नाम आ ही गया। यूपी के बारे में थोड़ा सा ही आया, इसलिए इसको देखिए हल्के रंग से किया है। और ये मानचित्र केवल उसके लिए है जिसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। आइए अब हम चलते हैं वापस से जहाँ पर हम थे। तो देखिए, ये बात आप याद रखिएगा, अवध के अंतिम शासक थे ना वाजिद अली, उन्हीं के संरक्षण में यह नृत्य जो है कला के रूप में उभरा। 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया आपका कथक। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट है ना तथा द्रुत पद संचालन। अब क्लिष्ट क्या होता है, द्रुत पद संचालन क्या होता है? तो देखिए, द्रुत का मतलब होता है आपका तेज और क्लिष्ट का मतलब होता है कष्ट। ठीक है, कष्ट तो आप जानते हैं वही होता है क्लिष्ट, है ना, बहुत इसको करने में जो भी कष्ट सहना पड़ता होगा वो। अब द्रुत क्या मतलब होता है? तो द्रुत का मतलब आपका होता है बिल्कुल तेज और फास्ट। तो द्रुत पद संचालन, क्लिष्ट, उत्तम वेशभूषा आप समझते हैं ड्रेस, तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा इस नृत्य में। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद कर दिया। उन्हें भारतीय चीज़ें पसंद नहीं, फिर भी यह जीवित बचा रहा। अब उन्हें पसंद नहीं तो उनका शासन है, फिर भी ये जीवित बचा रहा कैसे भी, और गणिकों द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। 6 शास्त्रीय नृत्य, तो ये 6 शास्त्रीय नृत्य हैं कौन कौन से? तो पहला तो आपका कथक। कथक कहाँ? उत्तर भारत में, जिसके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। अब देखिए आपका है दूसरा है भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली केरल में, उड़ीसी उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मणिपुरी मणिपुर में। ये हो गए 5 और एक कथक हो गया। ठीक है, कथकली अलग अलग हैं। कथकली आपका केरल दक्षिण में और कथक जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो है उत्तर भारत में, और ये जबकि केरल कहाँ आपका दक्षिण भारत में। ठीक है, इस प्रकार से आपके 6 हो गए। अब आपके क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है आपके लिए कि इनमें से किसी एक नृत्य के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो चलिए मैं आपको कुचिपुड़ी के बारे में बता देता हूँ। कुचिपुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो देखिए आपके आंध्र प्रदेश में एक गांव है, गांव का नाम क्या है आपका? कुलेचपुरम। क्या नाम है? कुलेचपुरम। तो आंध्र प्रदेश के कुलेचपुरम नामक गांव में प्रारंभ हुई यह नृत्य शैली तमिलनाडु के पागपत मेला नाटक शैली के समान ही एक प्रमुख नृत्य नाटिका है। यह शास्त्रीय नृत्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों का पालन करता है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य? आपका कुचिपुड़ी। ठीक है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों का पालन करता है तथा इसका उद्देश्य वैदिक एवं उपनिषदों के धर्म व अध्यात्म का प्रचार करना था। इस शैली का विकास तीर्थ नारायण तथा सिद्धेंद्र योगी ने किया। यह मूलतः पुरुषों का नृत्य है। कौन सा? आपका ये जो कुचिपुड़ी नृत्य है आंध्र प्रदेश का, जो कि कुलेचपुरम नामक गांव में है, ये विशेषता पुरुषों का नृत्य है, याद रखिएगा। हाल ही में स्त्रियों ने भी इसे अपनाया है। किसे? कुचिपुड़ी को। आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पैराग्राफ पर। अब देखिए हमारा अगला पैराग्राफ है संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा। अब देखिए लघु चित्र, छोटे छोटे चित्र जो होते हैं, एक लघु चित्र अभी हमने देखा था। कौन सा लघु चित्र हमने देखा अभी? ये देखिए हमने एक लघु चित्र देखा आपका यहाँ पे, ये आपके, ठीक है, ये भगवान जगन्नाथ, ये सुभद्रा और इनका नाम क्या है? बालभद्र। ठीक है, बालभद्र, सुभद्रा, जगन्नाथ जी, ये आपका एक लघु चित्र है। ठीक है, तो आइए अब हम इन्हीं लघु चित्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई। अब हमने अभी सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा था? भाषाओं के बारे में। ठीक है, और उनके अलग अलग क्षेत्रों के बारे में। फिर हमने नृत्यों के बारे में पढ़ा। उससे पहले हमने राजपूत घराने के बारे में पढ़ा। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अब हम लघु चित्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो अन्य परंपरा है आपकी लघु चित्र की, जो इन सभी रीतियों के साथ साथ विकसित होती आ रही थी। लघु चित्र, जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते हैं लघु चित्र, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों या ताड़पत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे।
इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। अब याद रखिएगा, लघु चित्र का उपयोग कहाँ किया गया? सबसे ज़्यादा जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किया गया है। जैनों के जो उपदेश थे, जो विचार थे, उन्हें इकट्ठा किया गया और सचित्र दर्शाया गया। कैसे उपदेश देते थे, जो भी उसमें आपके ऑब्जेक्ट्स आते थे उन्हें चित्रों के माध्यम से बनाया जाता था, लघु चित्र। ठीक है। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण भी प्रदान किया, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। अब आपको पता है पांडुलिपि क्या है? जो ये हमारे एक इतिहास प्राप्त करने का स्रोत है। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्र की जाती थी। अब चटक रंग से क्या तात्पर्य है? तो आपको पता है, चटक रंग मतलब तेज रंग, गाढ़ा रंग। ठीक है, जो ज़्यादा चमकता है, आपका मतलब ज़्यादा गहरा होता है। और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। ठीक है, किनमें? पांडुलिपियों में। अब देखिए, अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर गए और नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के बारे में हमने अध्याय 10 में पढ़ेंगे। अब देखिए, तो इन दरबारों में चले गए। अध्याय 10 में हम जिन शासकों के बारे में पढ़ेंगे, तो ये जो चित्रकार थे आपके लघु चित्रकार, जो लघु चित्र बनाते थे, ये कहाँ चले गए? आपके दूसरे दरबारों में चले गए जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। अब देखिए, वहाँ गए तो ऐसा नहीं कि उनकी चित्रकारी बदल गई, उन्होंने और जो उनकी विशेषता थी उसे और सुरक्षित रखा और उसका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं एवं काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। अभी देखिए, ये आपके सामने एक चित्र है। ये कहाँ है? आपका चित्र है, ये शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर के मुगल, है ना, ये जो अकबर था मुगल शासक, उसका एक लघु चित्र है। ये आराम कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। ठीक है। ये देखिए, आपके सामने एक और चित्र है। कौन सा है? होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह द्वितीय राजपूतों का ये लघु चित्र है। एक और है आपके सामने, तो ये है कृष्ण राधा और उसकी सखियां, पहाड़ी लघु चित्र है ये। ठीक है, ये भगवान कृष्ण है, ये राधा है, उनकी सखियां हैं, है ना। ये लघु चित्र कहाँ का? कांगड़ा शैली का है। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, 17वीं शताब्दी के बाद अगले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता था। कौन सी शैली? बसोहली शैली। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। अब देखिए, ये MCQ में काम देने वाला, आप याद रखिएगा। इस 17वीं शताब्दी में एक नई लघु चित्रकला आई, बसोहली शैली, है ना, बसोहली चित्रकला शैली। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक थी इस शैली में अपनाया गया होगा लघु चित्र बनाने में, वो कौन सी थी? आपकी भानुदत्त की रसमंजरी, आप याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिए, 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए कहाँ चले गए? पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। ठीक है। अब देखिए, मैदानी इलाकों में से इसलिए पलायन कर गए क्योंकि लोग मैदानी इलाकों में ज़्यादा समय तक शासन कर सकते हैं और वहाँ ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध होती हैं, जिस वजह से वहाँ आक्रमण किया। तो वहाँ अनिश्चितताएं थी कि ये सुरक्षित रह पाएंगे नहीं चित्रकार लोग, इसलिए वे पहाड़ी इलाकों में पलायन कर गए। उन्हें वहाँ जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली का विकास हुआ। अब कांगड़ा शैली में ये चित्र आप देख सकते हैं। ठीक है। इस शैली का क्या विशेषता है वो हम पढ़ेंगे। ये कांगड़ा शैली का चित्र है, राधा और ये भगवान कृष्ण और ये उनकी सखियाँ। अब इनमें से कौन राधा है आप पहचान लीजिए। अब देखिए, 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। अब देखिए, कांगड़ा शैली की विशेषता क्या थी? तो कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण। ठीक है। और ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग। देखिए, आपके ठंडे नीले रंग कहाँ हैं? ये देखिए, ये हैं आपके, थोड़ा सा ब्लूइश से लग रहा है मेरे को। ये कोमल रंग, जैसे येलो आपका बहुत कोमल रंग है। ये इनकी विशेषता थी कांगड़ा शैली की। ठीक है। अब देखिए, स्मरण रहे मतलब कि आपको याद रहे
कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। अब देखिए, आप समझिए, जैसे आपका घर होता है, आप घर सजाते हैं, ठीक है, तो जो चित्रकला समझ चल रही होती है, कच्चे घर तो थे तो उन्होंने अपनी दीवारों पर, कपड़ों पर, फर्श आदि पर भी ये कलाकृतियाँ बनवाई। आज भी देखते होंगे जो घरों में घर बनाए जाते हैं, उनके फर्शों में चित्रकला बनवाई जाती है। तो ये जो गाँव घर में चित्रकला बनवाई जाती होंगी, वे किससे प्रेरित होती होंगी? जो वर्तमान में वहाँ चल रही होंगी। ऐसे ये सब है, तो ये सब तो ध्वस्त हो गए। लेकिन इसके विपरीत ये सब तो ध्वस्त हो गई, लेकिन कौन बची? लघु चित्र वो बचे जो राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जो सदियों तक सुरक्षित रहे और आज हम इन्हें देख पाए, ठीक है। जैसा कि एक आपका ये कांगड़ा शैली में है, ठीक है। एक हमने ये देखा, आपका लघु चित्र है राम सिंह द्वितीय का, है ना, कोटा में। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पैराग्राफ पर। बंगाल नजदीक से एक नजर। अब देखिए, हम बंगाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन से बंगाल? पश्चिम बंगाल के बारे में। अब देखिए, एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। अब पहले बंगाल में ये नहीं था कि बंगाली बोली जाती थी, ठीक है। उधर बंगाली का विकास कैसे हुआ, आइए अब हम पढ़ते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। पहले पैराग्राफ में ही हमने इस बात को डिस्कस कर चुका है। अब देखिए, इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली या बंगला ही बोलते थे, किंतु यह एक दिलचस्प बात है। कौन सी दिलचस्प बात है? कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। आज बंगाली नहीं, सारी भाषाओं को माना जाता है कि वे संस्कृत से उत्पन्न हुई है। प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? आइए हम देखते हैं कैसे हुआ। तो ईसा पूर्व 4वीं से 3वीं शताब्दी से बंगाल और मगध, ठीक है, दक्षिण बिहार, मगध आपका दक्षिण बिहार में, हमने मगध को कई बार देखा है। तो ईसा पूर्व 4वीं से 3वीं शताब्दी से बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे। वाणिज्यिक संबंध मतलब कॉमर्शियल, मतलब व्यापार होने लगा था इनके बीच में। वाणिज्यिक संबंध से मतलब यह है कि व्यापार होने लगा था। अब व्यापार होने से क्या हुआ? तो व्यापार होने के कारण संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा, ठीक है। मगध से इधर गए बंगाल लोग व्यापार में, तो लोग आए गए, तो एक दूसरे का प्रभाव, एक दूसरे के विचार तो आदान प्रदान होंगे, तो इस वजह से संस्कृत का प्रभाव बढ़ा होगा वहाँ। तो 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहाँ ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुनसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वप्रथम संस्कृत से संबंधित भाषा का प्रयोग हो रहा था। अब देखिए आगे, 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। क्षेत्रीय राज्य कौन सा था? अध्याय 2 में हमने चोल शासकों के बारे में पढ़ा था। तो अध्याय 2 का वीडियो आपने नहीं देखा तो आपको यहाँ पर आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट ही मिल जाएगी, ठीक है। तो अध्याय 2 में हमने चोल शासकों के बारे में पढ़ा था। तो 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। अब चोल शासकों के बारे में हमने अध्याय 3 में पढ़ा था। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया, यानी बंगाल को जीत लिया, तो उसे सूबा माने जाने लगा बंगाल को, ठीक है, मुख्यालय, है ना। सूबा मतलब एक मुख्यालय बना लिया उन्होंने, मुगल शासकों ने। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। क्यों विकसित हो रही थी? आपने यहाँ देखा, राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्राह्मणों को यहाँ पर लाएगा, ये सब यहाँ चल रहा था गुप्त वंशीय शासकों के द्वारा, ठीक है। इस वजह से वहाँ पे संस्कृत आई, फिर इस तरह से क्षेत्रीय भाषा बंगाली का उद्भव होने लगा। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से हुआ है, पर यह अपने क्रम में विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है। किसे? बंगाली भाषा को। अब एक ही भाषा से बंगाली नहीं बन गई है। मेन तो आपका संस्कृत है, मानते हैं, लेकिन गैर संस्कृत शब्द भी हैं उसमें बंगाली भाषा में, ठीक है, जो कि जनजातीय भाषाओं, फारसी भाषा से मुगलों का शासक था तो फारसी आ गई, यूरोपीय भाषा, इन सभी का उसमें शब्द भंडार है आपकी बंगाली में। आधुनिक बंगाली एक हिस्सा बन गया है। ये सारे जो शब्द हैं ये आधुनिक बंगाली के हिस्से हैं। अब देखिए, बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। अब देखिए, बंगाली के जो प्रारंभिक साहित्य हैं वो 2 श्रेणियों में कैसे बटे। एक तो आपके संस्कृत की ऋणी क्यों है कि संस्कृत का इनका मूल संस्कृत से है। उसके बाद स्वतंत्र क्यों है, क्योंकि फारसी, आपकी यूरोपीय भाषा, इन सबके भी शब्द भंडार आ गए थे। अब देखिए, पहली श्रेणी में आपको पता है संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद मंगल काव्य, है ना। मंगल काव्य
मतलब शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है। ठीक है। और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ, है ना, आदि शामिल है। अब देखिए चैतन्य देव के बारे में हमने अध्याय 8 में पढ़ा था। चैतन्य देव कौन थे? तो चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का इन्होंने क्या किया है? प्रचार प्रसार किया है। इनका एक चित्र भी हमने देखा था। ठीक है। कृष्ण राधा के निष्काम भक्ति भाव में जब वे डूबे हुए थे अपने भक्तों के साथ में, अपने अनुयायियों के साथ में। याद रखिएगा चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। ठीक है। अब वैष्णव आपको पता है, आपके नैनार और अलवार संतों के बारे में हमने अध्याय 8 में पढ़ा था। तो नैनार थे आपके शिव भक्त और अलवार थे आपके वैष्णव भक्त। नैनारों की संख्या थी कितनी? 60 थी और अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परी कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। ठीक है। अब देखिए इनमें से मैनामती, गोपीचंद और धर्म ठाकुर के बारे में यहाँ क्या जानकारी है कि नाथ लोग सन्यासी होते थे। अब नाथों के बारे में भी हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है, नाथपंथी सिद्ध और योगियों के बारे में। तो ये सन्यासी होते थे, आपको पता है, और ये भी सन्यास को भी क्या देते थे? सन्यास लेने का ही प्रचार प्रसार करते थे कि लोग सन्यास ले लें तो सुखी रहेंगे, ये वो करके। और ये शारीरिक और मानसिक, है ना, ये क्या करते थे? इसको अच्छा मजबूत बनाने का करते थे, संकेत देते थे और लोगों को यही उपदेश देते थे कि अपना शरीर और मन को बिल्कुल कठोर बनाओ, है ना। शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण देने की ओर ज़्यादा बल देते थे आपके ये नाथी लोग, नाथपंथी लोग। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है। ठीक है। सन्यासी लोग होते थे, तरह तरह की योगिक क्रिया करते थे, तो ये गीत विशेष जो थे हमने पीछे देखे, जो अक्सर अभिनय भी इनका किया जाता था। अभिनय मतलब आप समझते हैं, परफॉर्मेंस दी जाती थी इनकी। यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किसी प्रकार प्रोत्साहित किया था। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है, यानी लकड़ी की मूर्ति के रूप में। यहाँ आपने अभी देखा। ठीक है। ये जो है आपके मैनामती, गोपीचंद की गीता, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानी, ये सब इसी में आते हैं, नाथ साहित्य में शामिल है। ठीक है। आइए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहली श्रेणी में के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है। अब पहली श्रेणी के जो ग्रंथ हैं उनका काल निर्णय क्यों सरल है? क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिनमें यह इंगित किया गया है, यह इशारा किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। अब दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए इनका काल निर्धारण सही से नहीं किया जा सकता। मौखिक रूप है, अब क्या पता कब की है। ठीक है। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। ये द्वितीय श्रेणी है, इस वजह से इनको ज़्यादा लिखा पढ़ा भी नहीं किया। अब देखिए इन सबसे परे आपके लिए क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि आपके विचार से द्वितीय श्रेणी की कृतियां लिखित रूप में क्यों नहीं रखी जाती थी? तो देखिए दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से ही कही और सुनी जा सकती थी, इसलिए उनका काल निर्धारण सही नहीं किया जा सकता। और दूसरी श्रेणी की कृतियों की विश्वसनीयता काफ़ी कम थी, इसलिए ये कृतियाँ लिखित रूप में भी नहीं रखी जाती थी। अब विश्वसनीयता कम थी, ठीक है, मौखिक है, कोई अपने इनपुट जोड़ दिया ये वो करके, इस वजह से इनकी जो है विश्वसनीयता कम थी, इस वजह से इनका काल निर्धारण जो है संभव नहीं है अच्छे से। अब देखिए हमारा अगला पैराग्राफ है। क्या अगला पैराग्राफ? पीर और मंदिर। तो देखिए पीर का मतलब क्या होता है? तो देखिए आध्यात्मिक गुरु जो हमारे धर्म के उपदेश देते हैं वही पीर होते हैं। ठीक है। और पीर क्या? फारसी शब्द है, मुगलों का जो है ना फारसी शब्द है पीर। और मंदिर, आप तो मंदिर तो पता ही है। अब देखिए 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। प्रवास मतलब वहां जाने लगे। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे और सने यानी धीरे धीरे स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरित खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजाति थे, किसानों के लिए नए समुदाय में, इन किसानों के नए समुदाय में मिल गए। अब देखिए क्या हुआ, याद रखिएगा 16वीं शताब्दी में लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल की ओर रुख किया, उधर उपजाऊ क्षेत्रों में। ठीक है। वे उधर गए, जंगलों को साफ किया और वहाँ रहने लगे। धीरे धीरे वहाँ के जो स्थानीय मछुआ और स्थानीय खेती करने वाले लोग थे, मछुआ मतलब पश्चिम बंगाल आपको पता तटीय क्षेत्र है, वहाँ मछली पकड़ने वाले लोग थे, वो स्थानीय मछुआ थे, और जो खेती करते थे वे किसान थे। तो ये लोग भी वहाँ आए नए किसानों के समुदाय में मिल गए, एक दूसरे से घुल मिल गए। अब देखिए आगे है
इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित कर ली थी। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। अब देखिए, प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे, मतलब कि विश्वास हो आपकी बातों पर कि हम यहाँ रह सकते हैं। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की कि आप यहाँ आइए, आपको यहाँ बराबर रहने के लिए स्थान जगह मिलेगी जो कि सुरक्षित होगी। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियाँ, इन्हें स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा जाता था। अब पीर को मैंने आपको बताया, एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है आध्यात्मिक गुरु, जो आपको हमें धर्म को उपदेश देता है। अब देखिए आगे हमारा कि इस प्रीण श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महाअनुभव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे मज़ारों को बताना है और जीवात्माओं को बताना है। तो जीवात्मा के बारे में तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यह मानना कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है। मतलब हमारे अंदर तो आत्मा है ही, उसके साथ साथ आपके आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी जीव होता है, आत्मा होती है। ठीक है, अब मजार क्या होती है? तो मजार होती है आपकी समाधि। हिंदी में, प्योर हिंदी में बताऊं आपको, समाधि है ना। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? बहुत सारे हैं। इसका पर्याय दरिया, मकाम, मसद, मजार, है ना। मजार तो आपके सामने दिया हुआ है। वली कहा जाता है। और समाधि या स्मारक जो होते हैं, ये सब क्या है? मजार की श्रेणी में ही आते हैं। एक तरह से समाधि आप समझिए, प्रसिद्ध स्मारक होता है, ये सब उसी का पर्याय है। अब देखिए, बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा कि अध्याय 2 और 5 के मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों समूहों द्वारा बनवाए जाते थे जो शक्तिशाली बने रहते थे, है ना, बने रहे थे। वे उनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे और खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि बनाते थे, प्रतिनिधित्व कर लेते थे एक दूसरे को, है ना, कि ईश्वर ने हमें यहाँ शासन करने के लिए भेजा, ऐसा करके। मतलब ईश्वर को रखते थे उसके नीचे खुद, कि अब हम हैं यहाँ के भगवान, ऐसा। इसीलिए वे मंदिरों का निर्माण करवाते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू यानी तेली, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर, आपके कसेरे आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए धार्मिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता, जो पहले गांवों में छान छप्पर वाली झोपड़ी में पूजे जाते थे, को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। ठीक है, ऐसे ही उनका विकास हुआ। अब देखिए आपके सामने दो चीज़ें हैं, 2 चाला छप्परदार झोपड़ी और 1 चौचाला मंदिर है। अब 2 चाला चौचाला का मतलब क्या होता है? तो ये बंगाल में है। आप सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन जो हैं बहुत आते हैं। ठीक है, आपका ये 2 चाला मतलब इसमें 2 छत होती हैं, 2 छप्पर, और चौचाला मंदिर इसमें 4 छतें होती हैं। आइए इसके बारे में आगे हम और पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ये आपका एक और चित्र है ना, गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिरों में पकी मिट्टी की एक बढ़िया विष्णुपुर। ये देखिए, ये है आपके, ये भगवान श्री कृष्ण है, उसके चारों ओर गोपियाँ ही गोपियाँ हैं, नृत्य चल रहा है, रासलीला। अब देखिए, इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह, है ना। बंगाल की छप्परदार झोपड़ियाँ कैसी होती थी? 2 चाला 2 छतों वाली और चौचाला 4 छतों वाली। तो इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ है। और आपको याद होगा तो अध्याय 5 को पढ़ते समय जब 2 चाला चौचाला की बात आई थी, तो इस चित्र को मैंने आपको अलग से दिखाया था। ठीक है, अब देखिए, इसके कारण मंदिरों, इन छतों के कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। अब ये देखिए, इन्हें बनाने का सिस्टम दिया हुआ है। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। अब देखिए, हमारा अगला पैराग्राफ है। क्या है अगला पैराग्राफ? मछली भोजन के रूप में। अब देखिए, यहाँ पे ब्राह्मणों ने भी मछली खाई। अब देखिए कैसे मछली खाई, कौन सा पुराण है उसके बारे में बताएंगे कि कौन से पुराण ने ब्राह्मणों को मछली खाने की अनुमति दे दी।
तो मछली भोजन के रूप में परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदी मैदान है जहां मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों इन दोनों की उपलब्धता किन वस्तुओं की उपलब्धता है वहाँ ज़्यादा, चावल की और मछलियों की। तो इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। किसे? आपके मछली को और चावल को। तो मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है बंगाल का, और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। जैसा कि आपके सामने एक चित्र यहाँ पर ये मछलियों को साफ किया जा रहा है, आप ये देख सकते हैं मछली को कैसे साफ किया जा रहा है। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी। सामिस भोजन मतलब नॉनवेज खाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने, ठीक है, क्या किया? ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। मतलब उन्हें मछली यानी मांस यानी खून खाना ही इसकी मनाही थी। ठीक है, आपको जैसा आज भी पता है ब्राह्मण सब नहीं खाते हैं, लेकिन उन्हें ढील मिल गई। बृहद धर्म पुराण ने ये ढील दी है। किसने? बृहद धर्म पुराण ने। आप बिल्कुल याद रखिएगा इस नाम को, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है। अब ये बृहद पुराण कब रचा गया? 13वीं शताब्दी में। याद रखिएगा कौन सा ग्रंथ है, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो बृहद धर्म पुराण ने ही स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। ये बात आप याद रखिएगा। कौन से ब्राह्मण हैं? आपके बंगाल के ब्राह्मण हैं जिन्हें खास प्रकार की विशेष प्रकार की मछली खाने की अनुमति दे दी गई थी। कहाँ है? बृहद पुराण में। बृहद पुराण की रचना कहाँ हुई? बंगाल में, संस्कृत भाषा में, 13वीं शताब्दी में। याद रखिएगा ये बातें। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आगे। तो ये देखिए आपका अन्यत्र, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब देखिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिर से याद करें। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में मेल बैठाएं। तो देखिए आइए मेल बैठाते हैं। तो सबसे पहले आपका अनंत वर्मन। तो अनंत वर्मन आपका उड़ीसा से संबंधित है। कहाँ उड़ीसा? ये है। जगन्नाथ आपका जगन्नाथपुरी से संबंधित है। महोदयपुरम आपको पता है केरल, है ना, जहाँ चेर राज्य की स्थापना हुई थी। तो आपके हमने द्वितीय पैराग्राफ में इसको पढ़ा था। अब देखिए लीला तिलकम। तो लीला तिलकम आपका ये मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था। ठीक है, किससे संबंधित है? आपका ये भी केरल से ही संबंधित है। इसका भी केरल ऑप्शन होगा, 2 केरल है, याद रखिएगा। मंगल काव्य। तो मंगल काव्य आपका कांगड़ा शैली जो हमने पढ़ी उससे संबंधित है। लघु चित्र आपका बंगाल में मिला, इसका हमने एक चित्र भी देखा। अब देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि मणिप्रवालम क्या है? इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताएं। तो देखिए मणिप्रवालम में लिखी एक पुस्तक का नाम आपका ये रहा, लीला तिलकम। और मणिप्रवालम क्या है? तो मणिप्रवालम एक भाषा शैली है। ठीक है, मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। हीरा आप जानते हैं डायमंड, और मूंगा एक रत्न होता है जो कि अंगूठियों में पहना जाता है, जो ज्योतिष लोग सजेस्ट करते हैं। अब देखिए तीसरा है कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे? तो आपको पता है राजस्थान के राज दरबार और लखनऊ के नवाब नृत्य शैली के प्रमुख संरक्षक थे। कौन सी नृत्य शैली की? आपकी कथक के। ठीक है, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली नवाब के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा था। कौन सा? आपका कथक। ठीक है, उत्तरी भारत में था, ये याद रखिए। अब देखिए चौथा है बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या थे? तो बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण में बताता हूँ आपको, 4 प्रमुख लक्षण बताता हूँ, जिसमें से पहला लक्षण है स्थानीय देवी देवता जो पहले गांवों में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे। दूसरा है मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह 2 चाला और चौचाला होती थी। 2 चाला मतलब 2 छत, चौचाला मतलब 4 छत। अब तीसरा है आपका मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे, उनकी भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी। और चौथा लक्षण आप ले लीजिए कि मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी हुई होती थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you never miss the notification of our any new video.